नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुंगली कन्या शिक्षा परिसर की अचानक एक साथ 6 छात्राएं हुई बीमार, जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। वार्ड नंबर 1 में नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाने वाले मामले में सामने आया नया मोड़। नवविवाहिता के पति के विरुद्ध न्यायालय में अपहरण और बलात्कार का मामला है विचाराधीन। मृतका का अंतिम संस्कार करने में भी नहीं पहुंचा पति, पुलिस के द्वारा की जा रही जांच। नारी शक्ति ग्राम सुधार समिति आमगांव ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। एक पुलिसकर्मी पर अवैध शराब बनाने वालों के साथ मिलकर शराब की तस्करी का लगाया आरोप। आवारा श्वानों ने कुमारी के आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर किया जख्मी। घटना के बाद मची भगदड़, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। खेत में पानी चलाने की मोटर चालू करने के दौरान विद्युत करंट से झुलसा कृषक, घटनास्थल पर हुई मौत। खैलांजी पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम खैरी की घटना। सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और शिक्षा के लिए बनने वाले भवन के संचालन हेतु करोड़ों रुपए की राशि भी संबंधित विभागों को दे दी जाती है। पर उस राशि का कितना उपयोग होता है और कितने स्कूलों की व कितने आंगनबाड़ियों के कायाकल्प इससे किया जाता है, इसका उदाहरण शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 61 व वार्ड क्रमांक 30 सरेखा की आंगनबाड़ी में देखने को मिल सकता है, जहां पर विभाग के द्वारा दी गई राशि इतनी कम थी कि उसका उपयोग पूरे भवन के लिए नहीं किया जा सकता था। वह यह कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा महज भवन को दिखाने के लिए सामने से ही रंग रोपण कर दिया गया। किंतु यदि अंदर की स्थिति की बात करें तो वहां पूरी तरह जर्जर होती जा रही। बरसात का पानी बिल्डिंग से रिसता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर विभाग के द्वारा दी गई राशि इतनी कम थी जिसका उपयोग पूरे भवन के लिए नहीं किया जा सकता था, एवं यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा महज भवन को दिखाने के लिए सामने से ही रंग रोगन कर दिया गया है। किंतु यदि अंदर की स्थिति की बात करें तो वह पूरी तरह से जर्जर होती जा रही है। बरसात का पानी बिल्डिंग से रिसता हुआ नजर आ रहा है और जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से इस विषय पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा अनौपचारिक चर्चा में यह कह दिया गया कि विभाग द्वारा इतनी कम राशि दी गई थी जिससे वह पूरी आंगनवाड़ी की मरम्मत या रंग रोगन का कार्य नहीं कर सके। आपको बताएं कि यह मामला जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 30 सरेखा बालाघाट में लगने वाली आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 61 का है, जिसकी स्थिति इन दिनों इतनी खराब है कि अब मानसून सत्र में बच्चों को आंगनवाड़ी में रखना या बैठालना संभव नहीं है। आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए भले ही कार्यकर्ता द्वारा विभाग को जानकारी देते हुए जो राशि मिली थी वह राशि इतनी कम थी कि उनके द्वारा पूरी तरह से भवन की मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सका है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला कि विभाग के द्वारा महज सामने से दिखावे के लिए रंग रोगन किया जाता है और उसी के लिए राशि दी जाती है, जिसका उपयोग सामने से किया जाता है और जिस स्थान पर बच्चे बैठते हैं यदि बजट कम है तो उसे जैसे का वैसा रख दिया जाता है। यही कारण है कि अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों में सामने से रंग रोगन कर आंगनवाड़ी को तो चमका दिया जाता है, किंतु अंदर की बात करें तो अंदर काफी स्थिति खराब दिखती है, जिसका एक उदाहरण सरेखा में लगने वाली आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 61 का है, जहां पर जिन स्थानों पर आंगनवाड़ी के नवनिहाल बैठते हैं उन दीवारों पर वर्षों से रंग रोगन का कार्य नहीं किया गया है और दीवार पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है। वहीं पानी से रिश्ती छत के बीच नवनिहालों को बैठाला जाता है। कई सालों से नहीं हो पाई, बहुत दिनों से नहीं हुई, तो साल हो गए जी हाँ। क्या चीज़ स्थिति में अभी है? नहीं, बस गंदा बने पूरा आंगनवाड़ी का कोई ध्यान नहीं बता पूरा। वार्ड नंबर 30 में अनेक चीज़ों में स्कूल से लेकर आंगनवाड़ी रोड नाली बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, जैसे प्राथमिक शिक्षा कहलाती है आंगनबाड़ी केंद्र, है ना, और यहाँ पे बड़ा अवस्थाओं का आलम लगा हुआ, पोताई नहीं हो पा रही है। सामने का फंड आया था, बोलते सामने के लिए पोताई कर दी, बाकी इस साइड के अंदर की पोताई बस वही तो आंगनवाड़ी मैम बता रही है कि बोले आप पढ़ लिया है।
फंड नहीं आ रहा है उनका। फिर सामने के लिए फंड आ गया पता ही करने के बस लिए। ये पेंटिंग वही वो चित्र वगैरह के लिए आया है 5,000 रुपये। लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए बात? पेंटिंग वगैरह होना चाहिए ताकि बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं। अभी तो लाइट भी नहीं थी यहाँ पर, तो बात करके भी वो डायरेक्ट लगाया, उसके बाद फिर अभी ये मीटर लगा। मतलब टोटल ये है कि विभाग की कुछ भी लापरवाही की वजह से हाँ, खाने पे भी देखा मैंने, खाना भी उतना वो नहीं आता। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम खैरी में ऑटो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ऑटो की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक पवन पिता रूपलाल इल्लारे 23 वर्ष ग्राम बड़ी कुमारी निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे कुमारी निवासी घायल युवक पवन लिल्लारे मोटरसाइकिल में बैहर से अपने घर बड़ी कुमारी आ रहा था। समनापुर रोड ग्राम खैरी पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ऑटो ने चालक को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। ऑटो की ठोकर से पवन के सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क दुर्घटना होते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना घायल युवक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसके सिर पर अत्यधिक चोट लगने की वजह से उसकी हालत को देख तत्काल ही उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं इसकी जानकारी अस्पताल पुलिस को मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की अग्रिम कार्रवाई विवेचना के लिए डायरी कोतवाली थाना पहुंचा दी गई है, जहां सड़क दुर्घटना कारित कर युवक को घायल करने वाले ऑटो व उसके चालक की पहचान कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया को पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। शनिवार को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गोंगलई भमोडी रोड में संचालित गोंगलई कन्या शिक्षा परिसर के छात्रावास से करीब 6 छात्राओं के एक साथ बीमार हो जाने पर उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। यहां शिशु रोग चिकित्सक ने छात्राओं के उपचार कर उन्हें शिशु वार्ड में भर्ती किया है। इस दौरान एक छात्रा की अधिक तबीयत खराब हो जाने पर उसका साहस बढ़ाने के लिए मनोरोग चिकित्सक को भी दिखवाया गया है। आपको बताएं कि गोंगलई कन्या शिक्षा परिसर के छात्रावास में करीब 500 छात्राएं रहकर शिक्षा प्राप्त करती है। शुक्रवार को स्कूल में ही पढ़ाई के दौरान 2 छात्राएं की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिन्हें छात्रावास लाकर देखरेख की जा रही थी। शनिवार को तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें से प्रीति पिता राय सिंह कुमरे कक्षा 8वीं, अंजलि पिता सोमलाल उइके कक्षा 8वीं, वैष्णवी पिता मुकेश मेरावी कक्षा 8वीं, महिमा पिता सुरपत मेरावी कक्षा 9वीं, मोनू पुसाम कक्षा 11वीं समेत अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार के लिए भर्ती किया गया है। देखिए, हॉस्टल से अभी काफ़ी मतलब 5-6 लड़कियां एक साथ ही आई हैं एडमिशन के लिए। काफ़ी उनकी अलग अलग हालतें हैं। किसी लड़की को क्या है एक्चुअली चक्कर आ रहे हैं, किसी को क्या है मूर्छा की स्थिति आ रही है, कोई लड़की को हेडेक हो रहा है, किसी लड़की को सिर दर्द है, पेट में दर्द है और कोई लोग बुखार के लिए आए। तो ये 6 लड़कियां जो आई हैं हॉस्टल से एक ही समय पे अभी आई हैं और सबकी कंप्लेंट जो है अलग अलग है। इन 6 को हमने मतलब अभी एडमिट कर लिया है। अभी 24-48 घंटे इनको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ब्लड टेस्ट और सब करा के फिर इनकी सही स्थिति हमें कल पता लग पाएगी। लेकिन अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, किसी की भी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। मतलब सर ठीक है। हाँ, क्या लगता है सर एक साथ बीमार? नहीं, ऐसा वो एक कोइंसिडेंस है जी। एक्चुअली मैंने मैडम से हॉस्टल की उनकी जो आई हैं उनसे भी बात की, तो ऐसा कोई मतलब रात में ऐसा कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से एक साथ सब बीमार पड़ी हों। किसी को कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, पर वो एक लड़की आई तो उसके साथ सभी लड़कियाँ आ गई। क्या एक संयोग भर रही है। क्या लगता है सर बारिश का समय है और हाँ, वही इस चेंज समय ऑफ क्लाइमेट जो हुआ है थोड़ा खान-पान बारिश की स्थिति उसकी को वजह से हो सकता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, एक लड़की आती है हॉस्टल में इस उम्र में तो दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं भी हो तो होने लगती है, एक वो संभावना भी है। लेकिन हमने अभी वो जो एक लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो परेशान है, उसको हमने अपने प्रशांत जी जो डॉक्टर हैं साइकेट्री स्पेशलिस्ट उनको भी दिखवा दिया है और मुझे उम्मीद है कि कल तक सारी लड़कियाँ ठीक हो जाएंगी। चोरों ने बीती रात बैहर में मलाजखंड रोड पर स्थित एक मकान में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए इस मकान की खिड़की की ग्रिल का पल्ला तोड़कर नगद 6,70,000 रुपए के अलावा सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। 6 जुलाई की रात यह चोरी उस समय हुई जब घर के रहवासी अपने घर के अंदर सो ही रहे थे। बैहर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश कुमार की ग्राम पीपरिया में राइस मिल है। 6 जुलाई को रोज की तरह राकेश कुमार अपने धंधे का हिसाब करके रात्रि 2 बजे करीब सो गए थे। उन्होंने अपने व्यवसाय का पैसा 6,70,000 रुपये
6,70,000 रुपये बालाघाट से लेकर आए थे और अपने कमरे के सामने वाले कमरे में बाएं तरफ अलमारी में रख दिया था। दाहिनी तरफ के अलमारी में उन्होंने अपनी पत्नी के सोने की जेवरात सहित अन्य सामान भी रखा हुआ था। 6 व 7 जुलाई की दरमियानी रात 3 बजे करीब योगेश कुमार की पत्नी रानी उठी, जिसने कमरे का दरवाज़ा हिलाकर देखा तो उस कमरे के दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी अज्ञात चोरों के द्वारा दरवाजे को बंद कर दिया गया था। तब योगेश कुमार अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर आए तो देखा उनके छोटे भाई परख का कमरा भी अंदर से बंद था। जिसके बाद योगेश कुमार ने अपने मम्मी पापा चाचा चाची को आवाज़ देकर बुलाया। सामने के गेट से बाहर आया तो देखा कि कमरे के अंदर से लॉक लगा रखा था। उस कमरे की खिड़की की ग्रिल व पल्ला टूटी हुई थी। चोरों ने खिड़की के अंदर घुसकर घर के अंदर रखा हुआ नगद 6,70,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। योगेश कुमार की रिपोर्ट पर बैयर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी के सिद्धार्थ नगर में फांसी लगाने से मृत नवविवाहिता लक्ष्मीपति आनंद नागवंशी के शव कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 8 जुलाई को नवविवाहिता लक्ष्मी के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान लक्ष्मी के मायके पक्ष और आनंद नागवंशी का बड़ा भाई अजय नागवंशी भी उपस्थित था, जिन्होंने बालाघाट में ही लक्ष्मी नागवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया। किंतु लक्ष्मी नागवंशी का पति आनंद नागवंशी नहीं पहुंच पाया और कोतवाली पुलिस के द्वारा संपर्क करने पर उसका मोबाइल भी बंद बताने लगा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आनंद नागवंशी के विरुद्ध बैयर की अदालत में मामला विचाराधीन है। इस प्रकरण के चलते पिछले वर्ष दोनों ने शादी कर ली थी। लक्ष्मी पिता स्वर्गीय राजू नेताम ग्राम दलदला उकवा निवासी है और आनंद नागवंशी पिता मगरू नागवंशी छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कपूरदा चौरे निवासी है। बताया गया कि सन 2021 में लक्ष्मी नेताम उस समय नाबालिग थी, जो घर से बिना बताए चली गई थी। लक्ष्मी का अपहरण करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जब लक्ष्मी को दस्तयाब किया गया तब यह बात सामने आई थी कि आनंद नागवंशी ने इस लड़की का अपहरण किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद इस मामले में धारा 376 व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत इजाफा किया गया। इस अपराध में आनंद नागवंशी को गिरफ्तार किया गया। यह मामला अभी बैयर की अदालत में विचाराधीन है। जमानत पर छूटने के बाद आनंद नागवंशी ने पिछले वर्ष लक्ष्मी से शादी की थी और पिछले 1 वर्षों से लक्ष्मी नागवंशी अपने पति के साथ रहती थी। वर्तमान में 20 दिनों से बालाघाट बूढ़ी के सिद्धार्थ नगर गीतेश पटले के घर में किराए से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों पत्नी के बीच विवाद होते रहता था। घटना के 2 दिन पहले ही आनंद नागवंशी बालाघाट ट्रक लेकर गया था और 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे करीब लक्ष्मी नागवंशी और उसके पति के बीच मोबाइल फ़ोन पर विवाद हुआ। लक्ष्मी नागवंशी ने आनंद नागवंशी को फांसी लगा रही हूं बोलकर अपने कमरे में पंखे के हुक में वायर बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 8 जुलाई को लक्ष्मी नागवंशी की लाश को पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। इस दौरान लक्ष्मी नागवंशी की मां, बहन, मामा मामी और छोटा भाई और आनंद नागवंशी का बड़ा भाई अजय नागवंशी जिला अस्पताल पहुंचे, किंतु लक्ष्मी नागवंशी का पति आनंद नागवंशी नहीं पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि उसका मोबाइल भी बंद बता रहा था। लक्ष्मी नागवंशी की लाश को पोस्टमार्टम के बाद बालाघाट में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लक्ष्मी नागवंशी नवविवाहिता होने के चलते इस मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक मिश्रा के द्वारा की जा रही है। इंक्वायरी हुई अभी तक। अभी उनके परिजनों को बुलवाया गया था। कल लेट आए वो और आज उस मृतिका का पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनके हैंडओवर कर दी गई है। और प्राइमा फेसी जानकारी ये मिली कि 2021 में भी पीड़िता को जो वर्तमान में जिस पति के साथ में रह रही थी वही लेके गए थे, जिसमें एक उकवा चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 363 के बाद में 376 का भी इजाफा और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं थी। प्रकरण माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन भी है और उसके बाद ये साल भर से मृतिका ये उसी के आरोप जो पति है उसके साथ में रहना बताया गया। शादी हो चुकी थी उनकी? शादी का जो मृतिका के परिजन है उनका कहना है कि शादी हो चुकी थी, साल भर से साथ में रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ी कुमारी में 8 जुलाई की शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक आवारा कुत्ते ने गांव में पहुंचकर लोगों को काटकर जख्मी करना शुरू कर दिया। कुत्ते के अचानक हमला करने से गांव में भगदड़ सी मच गई और इस कुत्ते ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर जख्मी भी कर दिया। इस आवारा कुत्ते के काटने से जख्मी युवक आशुलाल पिता माधवलाल इल्लारे ग्राम बड़ी कुमारी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई की शाम 6 बजे करीब जब ग्राम बड़ी कुमारी में घर गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, सड़क में आवाजाही चालू थी, उसी समय का आवारा कुत्ता गांव में अचानक घुस गया और लोगों पर दौड़ झपटने लगा।
कुत्ते की अचानक इस हरकत को देखकर गांव में भगदड़ सी मच गई। इस दौरान इस आवारा कुत्ते ने राहगीरों सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर जख्मी कर दिया और यह कुत्ता गांव से भाग गया। कुत्ते के हमले में जख्मी युवकों आशु लिल्लारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा परमानंद पिता प्रीतम लिल्लारे, सृष्टि पिता धनेंद्र मिश्रा, शेषु पिता खड़गिया वाघाड़ी का इलाज जिला अस्पताल में करने के बाद उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए समय देकर घर रवाना कर दिया गया है। ये गांव में एक आवारा कुत्ता है जो घूमते हुए आया, जो भी रास्ते में मिला बराबर काटने का काम किया और कम से कम 10 लोगों को घायल कर दिया। सभी को जिला अस्पताल में लाया गया। सभी को जिला अस्पताल में लाया गया। क्या से पहुँचाया गया जिला अस्पताल? मोटरसाइकिल चलाएँ और ला करके इनको जो पर्ची बना करके इलाज इंजेक्शन लगवाएँ। सबसे ज़्यादा घायल कौन हुआ है? तो ये घायल में ज़्यादा आशु लिल्लारे और ये परमानंद सिंह हो रहे, दो ज़्यादा घायल है, बाकी हल्का वो है। और एक 8 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची भी है। कितने बजे की घटना है? ये करीब 6 बजे की घटना है। अभी शाम की? हाँ, शाम की। क्या सभी स्वस्थ है क्या? कोई अभी सभी स्वस्थ है। ये एक को भर्ती की और ये 3 को भी लेके जा रहे हैं। भर्ती कौन है? ये आशु लिल्लारे। क्या नाम आपका? बलजीत प्रसाद। शिक्षा का नया शिक्षण सत्र गत 20 जून को प्रवेश उत्सव के साथ प्रारंभ हो चुका है, परंतु लालबरा विकासखंड में शासकीय माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ हुए 18 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक छात्र छात्राओं को नए सत्र की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राएं पुरानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नई शिक्षा लेने के लिए मजबूर है। साथ ही कुछ विद्यालयों में तेज बारिश हो जाने पर कक्षों में पानी भी टपक रहा है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नए सत्र की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली। तेज बारिश होने से कुछ कमरों में पानी भी टपक रहा है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। उत्कर्ष विद्यालय में इस वर्ष प्रवेशित छात्र छात्राओं की संख्या अधिक हो चुकी है, जिस कारण कमरों के अभाव में एक ही कक्ष में 70 से 80 छात्र छात्राओं को बिठाया जा रहा है। साथ ही स्कूल में शिक्षकों की कमी भी है। इसी तरह शिक्षकों का अभाव होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हम जहाँ भी पंट पकड़ने की शिकायत हमको मिलती है, हम तुरंत उसका काम करवाते हैं। और जहाँ भी हमको समझ में आ रहा है हम खुद घूम के देखते हैं, और जहाँ ऐसा लगता है कि पंट टपकता दिखाई देता है तो हम उसकी तुरंत व्यवस्था करवाते हैं, वहाँ रिपेयरिंग वर्क करवाते हैं। सर 2022-23 के जो बच्चे थे 9th क्लास के, उनको अब तक साइकिल नहीं मिल पाई। उसके लिए हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी को लिखित में भेज दिया है, और जैसे आएगी हम तुरंत विकसित करा देंगे। सर इस बार उत्कर्ष विद्यालय में प्रवेश संख्या ज़्यादा हुई है बच्चों की, उनके लिए बैठक व्यवस्था नहीं और टीचर लोग का भी अभाव है, तो फिर पढ़ाई करवा उसके लिए क्या है? टीचर के लिए आज भी हम अतिथि शिक्षक की भर्ती शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख से उनको बुलाया जाएगा, 12 तारीख से व्यवस्था कर रहे हैं अतिथि शिक्षक की। तो इसमें कमरों की संख्या बढ़ेगी सर, की जैसे सेक्शन बढ़ाए जाएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ी है तो जितनी हमारे पास बैठक व्यवस्था होगी कमरों की, उतने ही सेक्शन हम रखेंगे। ठीक है, कहीं बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं उनको बड़े कमरों में बिठाया जाएगा, जहाँ कम जिस क्लास में कम बच्चे उनको छोटे कमरों में बिठाया जाएगा। ये व्यवस्था की जाएगी। सर जैसे साइंस और भूगोल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो लैब की जो व्यवस्था है तो वो एक ही जगह रख दिया गया, जिससे कि बच्चों को भी दिक्कतें हो रही है, उसके लिए क्या की अच्छी सुविधाएँ मिले बच्चों को? ये हम अपने इस तरह से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छा प्रैक्टिकल करने मिले और थ्योरी क्लास भी अच्छी लगे, और उसके लिए हम सब
सतत प्रयत्नशील है कि बच्चों को प्रैक्टिकल की कक्षाएँ लगे उनकी और थ्योरी की कक्षाएँ भी लगी। उसके लिए जहाँ जहाँ दिक्कत जाएगी उन सारी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे और व्यवस्था उनकी थ्योरी क्लास की और प्रैक्टिकल क्लास की दोनों की करेंगे। मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन संघ के द्वारा सिविल सर्जन संजय दबड़घाव को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई कि यदि 11 जुलाई तक उनकी लंबित मांगें शासन के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो वह 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर संघ के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर इसके पूर्व भी शासन को ज्ञापन देकर अध्यक्ष से चर्चा कर मांग के निराकरण के संबंध में अनुरोध किया गया था, किंतु प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग की मांगों का निराकरण आज तक नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग में असंतोष व्याप्त है और अब चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे जैसे नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड पे 2800 रुपए से ग्रेड पे 4200 रुपए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड पे 3600 रुपए से 4600 रुपए, मेटर्न का ग्रेड पे 4200 से 4800 रुपए किया जाए। तो वहीं रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों को 500 रुपए प्रति रात्रि दिया जाता है, जबकि इनके साथ संलग्न नर्सें व अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी 300 रुपए प्रति रात्रि आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2018 के भर्ती नियमों का संशोधन किया जाए। साथ ही भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का सुझाव लिया जाए। वहीं ग्वालियर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज में जीएनएम नर्सिंग को 3 एवं बीएससी नर्सिंग को 4 वेतन वृद्धि दी गई है, जबकि अन्य मेडिकल कॉलेजों में यह नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्वालियर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज की भांति अन्य शेष मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसरों को 3 व 4 वेतन वृद्धि दी जाए। नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइफंड 3000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया जाए। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन जिला बालाघाट इकाई की उपाध्यक्ष वंदना पांडे बताती है कि उनके प्रांतीय आह्वान पर आज उनके एसोसिएशन के द्वारा शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट के सिविल सर्जन संजय दबड़गांव को एक ज्ञापन दिया गया है कि उनकी लंबित मांगों को लेकर शासन द्वारा यदि 11 जुलाई तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रतिवर्ष छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के अग्रणी महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के द्वारा अतिरिक्त कक्ष, लैब और पार्किंग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो 1 वर्षों से बंद होने के कारण छात्र छात्राओं में मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि जिन्होंने शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बताया कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत विस्तारीकरण, नवीनीकरण व वेरिवर के फ्री निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर महाविद्यालय को दी गई। इसमें महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष, लैब और पार्किंग के लिए 3 मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसका निर्माण कार्य 1 साल से रुका हुआ है, जिसकी वजह से कॉलेज परिसर के अंदर गंदगी और पानी जमा होने के कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर प्रयोगशाला और नीचे में लैब बनने वाला था। जिस प्रकार से कार्य प्रगति की ओर है, आप देख रहे हो पिछले 1 सालों से बंद है काम। और माननीय जनभागीदारी अध्यक्ष जो हमारी बनी है नई, जो जनभागीदारी का अध्यक्ष का पद विधायक के पास रहता है, वो उनकी पुत्री के पास है, आप भी जानते हो। पर जो ये काम रुका हुआ है, आप देख सकते हो। भाव ने एक वादा करा था कि स्विमिंग पूल बनेगा, पर आज स्विमिंग पूल कहाँ बन रहा है? पीजी कॉलेज के अंदर में। तो ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द काम चालू किया जाए, क्योंकि पीजी कॉलेज में स्टूडेंटों की बैठने की संख्या नहीं है। ये सभी जानते हैं कि पीजी कॉलेज में 12,500 स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था नहीं बन पाती, और सिर्फ बैठने की व्यवस्था 3,500 स्टूडेंट की है। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था और राशि जो है वो वर्ल्ड बैंक से आई हुई थी, जो पीआईयू को ट्रांसफ़र हो चुकी है और लगभग 1 साल से काम बंद है। किस कारण काम बंद है सर? ये तो पीआईयू से हमारी बात हुई कि हमने कहा भाई इस काम को चालू करें, तो उन्होंने कहा कि सर ऊपर स्तर से कुछ तकनीकी कारणों से काम बंद है। कितना काम हुआ था सर? इसका प्लिंथ लेवल पर काम हो चुका था, लगभग काफ़ी काम हो चुका था। जब
इस विषय पर PIU अधिकारी उइके दूरभाष पर उनसे चर्चा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के निर्माण कार्य की डिजाइन न होने के कारण कार्य रुका हुआ है। उसके लिए हमारे द्वारा भोपाल से बात की गई है। शीघ्र ही डिजाइन आने पर ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वाराणसी नगर के नवीन प्राथमिक शाला में बारिश की वजह से स्व सहायता समूह की महिलाओं को विद्यार्थियों के लिए खाना बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वर्तमान समय में हो रही बारिश की वजह से उन्हें टपकते छत के नीचे खाना बनाना पड़ रहा है। स्कूल में करीब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक करीब 60 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्तमान समय में बारिश का मौसम प्रारंभ हुआ है। ऐसे में आगामी समय में जब भी बारिश अपने पूरे जोश पर होगी तो फिर क्या होगा, यह सोचने का विषय है। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए स्व सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि इमारत काफ़ी जर्जर अवस्था में है। ऐसे में उन्हें जब बच्चों के लिए बारिश के समय में खाना बनाते हैं तो पूरा पानी गैस में गिरता है। फिर भी वे लोग बच्चों के लिए खाना बनाते हैं ताकि बच्चे भूखे न रहें। वे चाहते हैं कि स्कूल का नवनिर्माण होना चाहिए। बीते 3 वर्ष हो गए वे लोग बारिश के दौरान इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल की इमारत काफ़ी जर्जर है जो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल का निर्माण होना चाहिए। में तो सर पानी गिर रहा है, बच्चे 2-2 क्लास के एक ही क्लास में जाके बैठ रहे हैं, जगह ही नहीं है बैठने के लिए। इसको सुधार होना चाहिए, अच्छे कमरे बनना चाहिए। आप लोग खाना कैसे बना रहे हैं फिर बच्चों को? खाना भी बनाते हैं सब्जी, हमारे किचन में भी पानी गिरता है, बनाते ही अब वहाँ गीले होते होते बनाते खाना। बच्चों को देना ही है खाना, तो गीले होते जाते बनाते जाते। किचन में भी बहुत पानी गिरता है। हम बहुत मुसीबत से खाना बनाते हैं वहाँ पे किचन में। जहाँ गैस रखी वहाँ तो बिल्कुल इतना पानी गिरता है कि बना नहीं सकते हम। जब बनता है तो फिर कैसा करते हैं? वो फिर भी बनाते ही हम जैसा तैसा। वहाँ पे इधर बाल्टी उधर कटोरा ऐसा करके, और यानी बच्चे को खाना देना पड़ता है करके बनाना ही पड़ता है। ये 2-3 साल से है वैसे ही किचन। अब आप क्या चाहते हैं? कि वो किचन भी अच्छा